तो आज हम लोग अ गर्ल विथ अ बास्केट का संपूर्ण हिंदी में कहानी पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। दिल्ली से मैं हिमालय पर्वत की पहाड़ियों को देखने के लिए चला। मैं बरेली तक रेलगाड़ी से गया और रानीखेत तक कार से। रानीखेत अंग्रेजों की पुरानी सैनिक पहाड़ी है जो 6000 फुट लंबी पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है और इसके सामने 120 मील लंबा बर्फ से ढका हिमालय का भूभाग है। रेलगाड़ी धीमी गति से जा रही थी और यह रास्ते के सभी स्टेशनों पर रुकी। गाड़ी के रुकने के प्रत्येक स्थान पर मैं अपने डिब्बों का दरवाज़ा खोलता था और प्लेटफार्म पर घूमता था। प्लेटफार्म पर लोगों की भीड़ से भरे हुए थे, जिनमें सभी प्रकार के व्यक्ति सिख मुसलमान, हिंदू, सिपाही, व्यापारी, पुजारी, कूली, भिखारी और फेरी वाले थे। लगभग प्रत्येक व्यक्ति नंगे पैर था और ढीले सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। 3 व्यक्तियों से बात करने पर मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो अंग्रेजी बोल सकता है। मैं सांसारिक मामलों पर, प्रत्येक बड़े से बड़े विषयों पर तथा प्रतिदिन के समाचारों पर बातचीत करता था। इस प्रकार मैं देश के लोगों की भावनाओं को जानने का प्रयत्न कर रहा था और सरकारी व्यवहार तथा खबरों के विरुद्ध मत को परखता था। रास्ता भारत के सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्रों में से एक क्षेत्र में होकर जाता था। यह ऊपरी गंगा नदी का मैदान था जो समुद्र स्तर से लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर था, किंतु गर्म था। गंगा भूरी मिट्टी से भरी हुई, बाढ़ के पानी से उमड़ी हुई थी और उसके बहाव ने हजारों एकड़ धान के खेतों को डुबो रखा था। इसके उत्तर में जंगल थे जिनमें मनुष्य के सिरे से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी और कहीं कहीं पेड़ों तथा झाड़ियों के। एक बार फिर से, इसके उत्तर में जंगल थे जिनमें मनुष्य के सिर से ऊंची ऊंची घास फैली हुई थी और कहीं कहीं पेड़ों तथा झाड़ियों के झुरमुट थे, जिनमें चीते, हाथी, अजगर और जहरीले सांपों के घर थे और सभी स्थानों पर समतल धरती आसमान को छूती हुई दिखाई देती थी, किंतु कहीं पवित्र बरगद के पेड़ या पाखड़ के पेड़ों की कितारें थीं जिनका आकार मोटे मुड़े हुए तनों वाले बाल वृक्षों के समान था। दक्षिण पश्चिम की ओर से गर्म नम हवा बह रही थी। स्टेशनों पर कुछ नर बंदर तथा कुछ मादा बंदर, जिनमें से उनके बच्चे चिपटे हुए थे और पेड़ों पर चढ़े हुए थे, पेड़ों पर भोजन की तलाश में झूल रहे थे। जिन गांवों में से हम गुजरे उनकी दीवारें पानी तथा गोबर मिली हुई मिट्टी की बनी थी। उनकी नुकीली छतों पर छप्पर पड़े हुए थे और घास के गट्ठर उन बांसों से बंधे हुए थे जो डालदार बल्लियों के ढांचे पर फैले हुए थे। उस दिन कछू की बेलों पर, जो उन पर फैली हुई थी, फल थे और ये बेलें नीरस दीवारों पर रंग बिरंगी धारियों में फैली हुई थी। एक स्टेशन पर लोगों से बातचीत करने के मेरे कार्यक्रम से रुकावट पड़ गई। ज्यों ही मैं नीचे उतरा, छोटे बच्चों का एक समूह मेरे चारों ओर इकट्ठा हो गया। यह हाथ से हाथ बुनी हुई सरकंडे की साधारण रूप और आकार की टोकरियां बेच रहे थे। उन्होंने उन टोकरियों को अपने हाथों में ऊंचा पकड़ रखा था और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं उनके शब्द को नहीं समझ सका, किंतु उनके शब्द मुझे इनकी इच्छा ठीक ही व्यक्त कर रहे थे। ये शरणार्थी बच्चे थे। जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आदेश हुआ तो लाखों लोगों को विवश होकर अपने पूर्वजों के बसाए हुए मकानों और सामान को उठाना पड़ा। 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और धार्मिक भय के पागलपन से भारत आए। वहाँ से चलते समय वे बहुत गरीब व्यक्ति थे और जब उन्होंने अपनी लंबी पैदल यात्रा की तब वे और अधिक गरीब हो गए, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा भोजन और थोड़ा सा सामान था। शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। अपनी यात्रा प्रारंभ करने के कुछ ही दिनों बाद वे भूख की कमजोरी के कारण रास्ते में ही गिर गए और जहाँ गिरे वहीं पर मर गए। टोकरी बेचने वाले बच्चे इन शरणार्थी के पुत्र पुत्रियाँ थीं। वे या उनके माता पिता या रिश्तेदार नगरों में इकट्ठे हो गए, छोटी छोटी दुकानें लगाईं, छोटी छोटी वस्तुएं बनाईं और उन्हीं बाज़ारों में जो पहले व्यापारियों से भरे पड़े थे अपनी जीविका कमाने की कोशिश की। कपड़े या घास को छप्पर सा बनाकर वे गलियों तथा सड़कों के किनारे रहे। इन शरणार्थियों में जो किसान थे वे अपने पूरे जीवन में बहुत थोड़े से ही गुजारा करने के अभ्यस्त थे, क्योंकि एक किसान की सालाना आमदनी औसत $100 से अधिक नहीं है। साधारण
श्रमिक की औसत आय प्रतिदिन 30 सेंट या प्रति सप्ताह $2 से भी कम थी। दिन भर में उन्हें एक बार भोजन मिलता था, जिसमें एक प्याज, एक रोटी, एक कटोरा दाल तथा मट्ठा और शायद बकरी के दूध के पनीर का टुकड़ा होता था। चाय, काफ़ी, चर्बी, मिठाइयाँ या मांस बिल्कुल नहीं मिलता था। $100 प्रति वर्ष एक सप्ताह में $2 भी नहीं होते। फिर इतनी छोटी सी रकम गरीब लोगों को टोकरियाँ बेचकर कमाना बहुत कठिन है। निसंदेह यही कारण है कि ये छोटे छोटे बच्चे मेरे ऊपर टिड्डी दल के समान टूट पड़े हैं। बच्चों ने मेरे विषय में सोचा कि अमेरिकन होने के नाते मैं अवश्य ही एक धनी ग्राहक होऊंगा। कुछ आनों में मैंने एक छोटी टोकरी खरीदी, दूसरी कुछ अधिक पैसों में फल की टोकरी, ₹1 में एक सुंदर टोकरी कूड़े के लिए, ₹1 की एक सुंदर सिलाई टोकरी, एक या दो आने की कुछ पंखे। मेरे हाथ भर गए और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए। बच्चे अपने सामान के विषय में शोर मचाते हुए मेरे निकट आ गए। मैं एक कैदी के समान था, पूरी तरह से घिरा हुआ और हिलने डुलने में भी असमर्थ। सबसे परिश्रमी तथा जोर देकर अपना माल बेचने वाली 9 वर्ष की एक बालिका ठीक मेरे सामने खड़ी थी। उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली टोकरी थी और वह इसके लिए ₹1.5 लगभग 30 सेंट चाहती थी। वह ईमानदारी से अपने सामान की प्रशंसा करने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह इस प्रकार अपने सामान की प्रशंसा कर रही थी और ऐसे स्वर में विनती कर रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में दया जागृत हो जाएगी। मेरी दोनों भुजाएं भरी हुई थी। दूसरी टोकरी की न आवश्यकता थी और न स्थान था। अपनी टोकरियों तथा पंखों को बाईं भुजा पर सांधते हुए मैंने अपने कोट की दाईं जेब में हाथ डाला और मुट्ठी भर रेजगारी निकाली। संभवतः कुल 15 सेंट होंगे। उसे मैंने टोकरी में रख दिया, जिसे उस छोटी लड़की ने प्रार्थना की दृष्टि से मेरे सामने कर रखा था। मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, किंतु उसे खरीदने के स्थान पर मैं उसे एक उपहार दे रहा हूँ। मैंने तुरंत अनुभव किया कि मैंने उसके साथ कितना अनुचित किया है। 9 वर्ष के बच्चे ने जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और भूख से मरने के निकट था, अपनी थोड़ी ऊपर उठाई, अपना हाथ टोकरी में डाला और एक स्त्री में जो गौरव तथा लज्जा होती है, उसके साथ मेरा धन मुझे लौटा दिया। अब मैं केवल एक ही कार्य कर सकता था। मैंने टोकरी खरीद ली। उसने अपनी आंखें पोंछी, मुस्कुराई और प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई तथा घास फूस की झोपड़ी की ओर चल दी, जिसके सदस्यों को आज रात को कम से कम 30 सेंट तो मिले ही। मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। मैंने उन्हें बताया कि यही एक कारण है जिससे मैं भारत से प्यार करने लगा। मैंने भारत के लोगों को देखा, गांव में रहने वालों को भी और ऊंचे पद वाले व्यक्तियों को भी। उनमें गौरवशालीनता एवं उच्च नागरिकता की भावना थी। उनमें स्वतंत्रता के प्रति बड़ी तीव्र इच्छा थी। इस सुंदर बच्चे ने जो गंदे वातावरण और गरीबी में पैदा हुआ था तथा सही भाषा और आचरण से अनिभज्ञ था, मुझे भारत के लोगों की महान भावना की झलक दे दी। तो यही थी हमारी द गर्ल विद द बास्केट पहली कहानी क्लास 12th की, जो कि आपको उम्मीद करते हैं कि हिंदी में समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।